देखो वही कल यूरिया पढ़ लिया था, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट पढ़ लिया था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट के बाद देखो इसका पहले देखो केमिकल फार्मूला क्या होता है, NH4 का होल ट्वाइस SO4। ये देखो मैंने तोड़ा है इसको NH4 प्लस और सल्फेट आयन SO4 माइनस 2 में। देखो ट्रिक होती है कि इनके ऊपर जो संख्याएं लिखी हुई हैं, जैसे NH4 के ऊपर +1 है और SO4 के ऊपर -2 है, तो इन संख्याओं का ऐसे तिरछा गुणा हो जाता है। 2 इधर आ जाता है और 1 इधर चला जाता है, तो 2 इधर आया है तो NH4 का होल ट्वाइस और 1 इधर गया तो SO4। ठीक है, तो यूरिया के बाद नाइट्रोजन युक्त यह प्रमुख उर्वरक है। इसका रासायनिक सूत्र NH4 का होल ट्वाइस SO4 होता है। इसमें नाइट्रोजन जो होता है, दिख रही है भाई, अमोनियम के रूप में। इसमें नाइट्रोजन जो होती है वो अमोनियम के रूप में होती है। संगठन की बात करें तो अमोनियम सल्फेट का जो उर्वरक है, उर्वरक नियंत्रण अध्यादेश के अनुसार इनके निम्न इनके विवरण हैं। नमी की अधिकतम मात्रा 1% होती है। अमोनिकल नाइट्रोजन की मात्रा 20.6, मतलब नाइट्रोजन की मात्रा इसमें 20.6% है। स्वतंत्र अम्ल H2SO4 के रूप में इसमें 0.025 के रूप में होता है, मतलब सल्फर की भी, गंधक की भी मात्रा रहेगी इसमें। आर्सेनिक की भी मात्रा होती है, आर्सेनिक जहरीला होता है, तो अधिकतम मात्रा ही इसमें 0.01% होती है। गुण है सफ़ेद रवादार पदार्थ होता है, जल में घुलनशील होता है, बहुत कम नमी वाला होता है। नाइट्रोजन कितनी है, 20.6% तक। मृदा में अभिक्रिया की बात करें तो देखो अमोनियम सल्फेट के लगातार प्रयोग से मृदाएं अम्लीय हो जाती हैं। क्यों भाई, पहले तो अमोनियम बन गया था, अमोनियम के कारण भी मृदा अम्लीय हो जाएगी। फिर अमोनियम जब नाइट्रेट में कन्वर्ट होगा तब नवजात हाइड्रोजन बनेगा, उसके कारण भी क्या हो जाएगी, अम्लीय हो जाएगी। तो नंबर 1, मृदा में डालने पर अमोनियम सल्फेट शीघ्रता से घुल जाता है और अमोनियम और सल्फेट में टूट जाता है। तो ये रहा अमोनियम सल्फेट टूट के NH4 प्लस और SO4 माइनस 2 बना दिया। अब ये NH4 प्लस जो अमोनियम आयन बना हुआ है, ये मृदा कोलाइड में जो हमारा कैल्शियम आयन है इसको तो बाहर निकाल देता है, खुद आ जाता है NH4 प्लस। तो देखो एक कैल्शियम को हटाने पे 2 NH4 प्लस आएंगे, एक दिखा रखा है यहाँ पे, 2 आएंगे, एक और आएगा NH4 प्लस। और जो कैल्शियम बाहर निकला है वो सल्फेट से क्रिया करके क्या बना देगा, कैल्शियम सल्फेट। तो मृदा की जो कैल्शियम जो क्षारीय आयन है उनको निकालता जाता है और जो अम्लीय आयन है उनको जोड़ता जाता है। अब जो सल्फेट है वो क्रिया कर लेता है कैल्शियम से, वही चीज़ लिखी है, और क्या बना देता है, कैल्शियम सल्फेट बना देता है, जो जल द्वारा अपक्षालित होकर निच्छालित होकर चला जाता है और आंशिक रूप से पौधों द्वारा अवशोषित भी कर लिया जाता है। अब कैल्शियम लगातार अमोनियम से रिप्लेस हो रहा है, इसलिए कैल्शियम की मात्रा लगातार कम होती जाती है। 4th पॉइंट देखो वही सेम है, जब भी अमोनियम बनेगा हमारा, जैसे यूरिया में भी बना था, तो अमोनियम पहले नाइट्राइट में कन्वर्ट होगा, फिर नाइट्रेट में कन्वर्ट होगा। नाइट्राइट में कौन सा बैक्टीरिया कन्वर्ट करेगा, नाइट्रोसोमोनास। नाइट्रेट में कौन कन्वर्ट करेगा, नाइट्रोबैक्टर। और ये बन रही नवजात हाइड्रोजन, जो कि अम्लीय प्रवृत्ति को दर्शाती है। तो NH4 आयंस का नाइट्रीकरण होने से नाइट्रेट आयन बनते हैं, जिनका पौधा उपयोग ले लेते हैं, अन्यथा अपक्षालन द्वारा इनकी हानि हो जाती है। अब बात करें कैल्शियम की हानि के साथ साथ नाइट्रीकरण से क्या बन रहा था, नवजात हाइड्रोजन बन रहा था। ये नवजात हाइड्रोजन भी H+ आयन के रूप में इस कैल्शियम को बाहर निकाल कर H+ आ जाएगा, इस मैग्नीशियम को बाहर निकाल कर H+ आ जाएगा। तो मृदा की जो थोड़ी बहुत क्षारीय प्रवृत्ति बची थी उसको भी ये अम्लीय कर देगा। तो इस प्रकार अमोनियम सल्फेट 2 गुने कैल्शियम को हटाता है, क्योंकि अमोनियम के रूप में भी हटा देता है और हाइड्रोजन आयन के रूप में भी हटा देता है, जिससे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ जाती है और मृदा कैसी हो जाती है, अम्लीय हो जाती है। देखो याद करो, यूरिया के 100 किलोग्राम में हमें 80 किलोग्राम चूने की CaCO3 की आवश्यकता हुई थी, जबकि 100 किलोग्राम अमोनियम सल्फेट उर्वरक में हमें 110 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट की हानि हो रही है। तो हमें ज़्यादा यूज़ लेना पड़ रहा है, क्योंकि ये ज़्यादा इसको अम्लीय करता है। तो इसके प्रयोग से यूरिया की अपेक्षा मृदा ज़्यादा अम्लीय हो जाती हैं। क्षारीय मृदाओं में ये ज़्यादा अच्छा लाभदायक है, क्योंकि क्षारीय मृदाओं में अम्लीय उर्वरक मिलाओगे तो उदासीनता बढ़ेगी। भारी एवं हल्की मृदाओं में भी इसका उपयोग किया जाता है। मृदा में अमोनियम की हानि बहुत कम होती है, क्योंकि अमोनियम NH4 प्लस है और जो मृदा है वो ऋणात्मक है, तो उसको अधिशोषित कर लेता है NH4 प्लस को। क्योंकि ये मृदा कोलाइड द्वारा अधिशोषित कर लिए जाते हैं, तो अपक्षालन द्वारा या निच्छालन द्वारा इनकी हानि नहीं होती है। अमोनियम सल्फेट जो उर्वरक हैं वो चूना अथवा क्षारीय यौगिकों के साथ मिश्रण बनाकर प्रयोग नहीं करते। अमोनियम सल्फेट के यौगिक को चूना और क्षारीय यौगिकों के साथ मिक्स नहीं करते, क्योंकि ऐसा करने पर अमोनियम गैस बाहर निकल जाती है। सिंपली इतना याद रखना है, पूरी रिएक्शन याद रखने की आवश्यकता नहीं है, रिएक्शन वही याद रखनी है बस हमें, कि इसमें क्या होता है कि आपको चूना और क्षारीय यौगिकों के साथ यूज नहीं लेना है, नहीं तो अमोनिया गैस बाहर निकल जाएगी।
फसलों पर प्रभाव देख रहे हैं, देखो धान की जो फसल होती है उसके लिए नाइट्रोजन सर्वोत्तम जो होती है वो अमोनियम वाली होती है NH4+। इसलिए धान की फसल के लिए नाइट्रोजन NH4 के रूप में ग्रहण करता है, इसलिए धान के लिए सर्वोत्तम उर्वरक है। अमोनियम आयन मृदा कोलॉइड पर अधिशोषित होने से अपक्षालित नहीं हो पाते हैं। इनके नाइट्रीकरण से नाइट्रेट आयन का निर्माण हो जाता है, जो सभी फसलें आसानी से ग्रहण कर लेती हैं और सभी फसलों हेतु ये उपयोगी होता है। इस उर्वरक का प्रयोग खड़ी फसलों में छिटक कर, मतलब छींटा देकर खड़ी फसलों में इसका प्रयोग किया जाता है। नाइट्रोजन कितना है इसमें? 20.6% और 24% गंधक बताया था हमने। गंधक मतलब सल्फर होता है, जो फलीदार पौधों के लिए आवश्यक होता है। जो फलीदार, जिनमें छोटी छोटी फलियाँ होती हैं, उन फसलों के लिए आवश्यक होता है। गंधक जो होती हैं वो जड़ों के विकास के लिए बहुत आवश्यक होता है। जैसे प्याज है, लहसुन है, सरसों है, इनमें भी गंधक आवश्यक है। अब देखो प्याज है, प्याज काटते हैं जब आँखें जलती हैं भाई। लहसुन है, उसमें तीखी खुशबू आती है। और सरसों के तेल को हम गर्म करते हैं तब भी हमें आँखें जलती हैं। तो ये सब जो रीज़न है सल्फ़र के कारण, गंधक के कारण है। इन तीनों चीज़ों में गंधक पाया जाता है, तो गंधक का छिड़काव करने से इनकी फसल अच्छी होती है। ये जो होता है जल में घुलनशील होता है और शीघ्र सक्रिय होने से फसलों को नाइट्रोजन शीघ्र प्राप्त हो जाता है। तो ये हमने उर्वरक पढ़ लिया है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डाई अमोनियम फॉस्फेट DAP।